चैनल दोस्तों द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे आपका महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्नों पर आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त, आपका गाइड। बहुत ही शानदार प्रश्नों की श्रृंखला होने वाली है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, अपने लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास करें। अगर आप मेरे और प्रश्नों को देखना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के भारतीय अर्थव्यवस्था के और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगा सकते हैं, देख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके एग्ज़ाम टॉप ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो आ सकते हैं और जो आए हुए हैं। उन सब का मिश्रण करके तैयार किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो से जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे दोस्तों, हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम और अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिटर हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज के शानदार भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष की गई थी। एक बार प्रश्न फिर से सुन लीजिए। भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष की गई थी? 1921 में, 1981 में, 1911 में या फिर 1931 में? फटाफट से कमेंट में आंसर दीजिए दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष की गई? तो दोस्तों भारत में प्रथम नियमित जनगणना की गई 1921 में। तो आपका प्रश्न क्या, उत्तर क्या हो जाएगा? ए। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक भारत में मुद्रास्फीति की दर को मापने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अब प्रयोग में लाया गया है? एक बार फिर से सुन लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक है जो भारत में मुद्रास्फीति की दर को मापने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अब प्रयोग में लाया गया है? आपके ऑप्शन हैं नासदाक सूचकांक, बीएसई सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक। कमेंट में करके बताइएगा बीएसई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो सूचकांक भारत में मुद्रास्फीति की दर को मापने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रयोग में लाया गया है वो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। वस्तु एवं सेवा कर एक टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे। प्रश्न क्या है? वस्तु एवं सेवा कर एक टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था जिसके अध्यक्ष थे विजय केलकर, मोटेक सिंह अहलूवालिया, अरुण जेटली या फिर नरसिम्हा। तो प्यारे दोस्तों वस्तु एवं सेवा कर एक टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था जिसके अध्यक्ष थे विजय केलकर। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ए। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान को घटाने पर हम पाते हैं। प्रश्न क्या है? राजस्व घाटे में से अगर हम पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए जो अनुदान है अगर हम उसको घटाते हैं तो हम क्या पाते हैं? बजटीय घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा या फिर प्रभावी राजस्व घाटा। प्रश्न क्या है? राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान को घटाने पर हम पाते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? प्रभावी राजस्व घाटा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है? प्रश्न क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास जो विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है भुगतान संतुलन, बैंक गारंटी, अमानत राशि, नगद आरक्षित अनुपात। प्रश्न आपके सामने रहा, फटाफट से आंसर दीजिए। तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है? नगद आरक्षित अनुपात कहलाता है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ सरकार की राजस्व प्राप्तियों का घटक नहीं है? एक प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा संघ सरकार की राजस्व प्राप्तियों का घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संघ सरकार की राजस्व प्राप्तियों का, तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो संघ सरकार की राजस्व प्राप्तियों का घटक नहीं है वो है विनिवेश प्राप्ति, विनिवेश प्राप्तियाँ। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी? आपके प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी? आपके ऑप्शन है 1994,
1995, 1996 या फिर 1997। तो निम्नलिखित में से जिस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा को अंगीकृत किया था, वो वर्ष था, कमेंट में ज़रूर बताएं क्या था। तो वो था दोस्तों 1995। बी पे दिया है, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बहुत से एग्जामों में। प्रश्न क्या है कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्रालय के सचिव के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के, वित्त मंत्री के, या इनमें से कोई नहीं। तो 1 रुपए के नोट पर जिसके हस्ताक्षर होते हैं वे कौन है? तो दोस्तों 1 रुपए के नोट पर जिसके हस्ताक्षर होते हैं वो होते हैं वित्त मंत्रालय के सचिव। तो आपके ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, नाबार्ड अस्तित्व में आया था? बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, बहुत लाजवाब सेशन चल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, जिससे उनका भी भला हो सके। दोस्तों ये फ्री ऑफ कास्ट है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच में द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा मंच है जो कई प्रश्नों को आपके बीच लेकर आता है, और ऐसे प्रश्न आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, इससे बेहतर आपको कहीं नहीं मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो नाबार्ड अस्तित्व में आया था, आपके ऑप्शन है वर्ष 1979, वर्ष 1980, वर्ष 1981, वर्ष 1982। नाबार्ड अस्तित्व में कब आया था? दोस्तों नाबार्ड अस्तित्व में आया था वर्ष 1982 में। तो आपका ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है? डी पे। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, वस्तु एवं सेवा कर के विषय में कौन सा कथन सही है? प्रश्न क्या है? वस्तु एवं सेवा कर के विषय में कौन सा कथन सही है? आइए देखते हैं। वर्ष 2003 की बात है कि सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष कर पर गठित केलकर टास्क फोर्स ने जीएसटी का प्रस्ताव दिया, बिल्कुल सही है। अगला कथन है कि भारतीय संविधान में संविधान 101वां संशोधन अधिनियम 2016, जो 8 सितंबर 2016 को अधिनियमित हुआ, के द्वारा जीएसटी का प्रावधान किया गया। तो दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन है वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं को कर की 5 अलग अलग दरों के समूहों में वर्गीकृत किया गया, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो तीनों कथन सही हैं। तो तीनों कथन आपको किस कूट में मिला है? आइए देखते हैं। तो ये मिला है आपको प्यारे दोस्तों डी ऑप्शन पर। तो मिला है डी ऑप्शन पर मिला है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है दोस्तों कि अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिटर हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें दोस्तों। बड़ी उम्मीद रहती है इन प्रश्नों को आपके बीच लाएं ताकि आप अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकें दोस्तों। द सक्सेस पॉइंट एट द रेट बहुत ही मेहनत कर रहा है आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए दोस्तों, तो फटाफट से जुट जाइए इन चैनल से। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ अनुच्छेद है और एक तरफ विशेष विषय दिया हुआ है। तो 246 ए का संबंध किससे है? जीएसटी से संबंधित विशेष उपबंध से। 269 का संबंध किससे है? अंतर्राज्यीय व्यापार में जीएसटी की उगाही तथा विभाजन से है। 279 ए का संबंध किससे है? तो जीएसटी काउंसिल की व्यवस्था से। तो तीनों ही ऑप्शन क्या हैं? सही है। तो तीनों कहाँ पे? ए पे दिया हुआ है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर चलिए दोस्तों, प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। 246 ए का संबंध है जीएसटी से संबंधित विशेष उपबंध से। 269 ए का संबंध है अंतर्राज्यीय व्यापार में जीएसटी की उगाही तथा विभाजन से। 279 ए का संबंध है जीएसटी काउंसिल की व्यवस्था से। तो पहला, दूसरा, ये तीसरा तीनों क्या है? सही है। तो तीनों कथन कहाँ पे दे रहा है? ए पे। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं कौन सा कथन सही है। सार्वजनिक उद्यमों में सरकार की अंशधारिता में कमी लाना विनिवेश कहलाता है। 10 दिसंबर 1999 को अलग विनिवेश विभाग की स्थापना की गई थी, बिल्कुल सही है। अगला कथन क्या है कि 14 अप्रैल 2016 को इसका नाम बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट कर दिया गया, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो दोनों ही कथन कहाँ पे दे रहा है? सी कूट पे सही दे रहा है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो दोस्तों अगला प्रश्न पूछ रहा है कि मसाला बॉन्ड के विषय में सत्य है। पहला मसाला बॉन्ड अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जारी किया गया, सही है। अगला है, भारत में जलवायु परिवर्तन से संबंधित निजी क्षेत्र में निवेश के लिए वर्ष 2015 में आईएफएससी द्वारा ग्रीन मसाला बॉन्ड जारी किया गया। तो दोस्तों दोनों ही कथन क्या हैं? सही हैं। ऊपरी कूट से चयन करना है कूट का, कौन सा सही है, पहला दूसरा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। कारगिल फार्मूला ने भारत में किस पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों को प्रभावित किया था? पहला है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना या फिर सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो गाडगिल फार्मूला ने भारत में किस पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य को प्रभावित किया था? फटाफट से आंसर दीजिए। तो ये था दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना। क्या ऑप्शन हो जाएगा? चौथी पंचवर्षीय योजना। तो ऑप्शन कौन सा सही है? बी सही है। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक से ऋण प्राप्त करेगा? और प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक से ऋण प्राप्त करेगा? आपके ऑप्शन है केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक से ऋण प्राप्त करेगा, वो बैंक है केनरा बैंक। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किस एक तरीके को छोड़कर सभी तरीकों से की जा सकती है? कौन सा एक तरीका है जिसको छोड़कर सभी तरीकों से की जा सकती है राष्ट्रीय आय की गणना? आपके प्रश्न है सभी व्ययों का योग, सभी आउटपुट का योग, सभी बचत का योग या फिर सभी आय का योग। इसको अभी कर लीजिए दोस्तों, ये अभी लिखा हुआ है, इसको हम सभी कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा सभी बचत का योग। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किस तरीके को छोड़कर सभी तरीकों से की जा सकती है? तो ये है सभी बचत का योग। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन वृहद दृष्टिकोण को इंगित करता है? राष्ट्रीय संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन वृहद दृष्टिकोण को इंगित करता है? आपके ऑप्शन है भारत में मुद्रास्फीति, बाटा सू कंपनी की बिक्री, यूके को आमों का निर्यात, रेलवे से आय। तो दोस्तों राष्ट्रीय संदर्भ में वृहद दृष्टिकोण को जो इंगित करता है वह है यूको को आमों को निर्यात। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारतीय स्टेट बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक या फिर भारतीय सहकारी बैंक। फटाफट से जवाब दीजिए। भारतीय स्टेट बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो भारतीय स्टेट बैंक को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, नाबार्ड का अर्थ क्या है? पहला है लेखांकन और समीक्षा के लिए राष्ट्रीय व्यवसाय, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल, तीसरा है वैज्ञानिक एंड रडार विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक, चौथा है वायु और सड़क परिवहन के लिए राष्ट्रीय ब्यूरो। नाबार्ड का अर्थ क्या है? तो नाबार्ड का अर्थ है नेशनल इंटरनेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, कृषि किस प्रकार भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा देती है? कृषि किस प्रकार सभी भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा देती है? ऑप्शन है उत्पादों के लिए बाजार खोलकर, मजदूरों को भोजन और कपड़े उपलब्ध कराकर, कच्चे माल की आपूर्ति करके या फिर सभी। कृषि किस प्रकार भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा देती है? तो दोस्तों कृषि भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा देती है इन सभी प्रकारों से। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? डी। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये आपके प्रश्न हैं। आंसर ऑप्शन आपके क्या हैं? जुलाई 1968, जुलाई 1966, जुलाई 1964 या फिर जुलाई 1962। दोस्तों भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना हुई थी
जुलाई 1964 को। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसने क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था है स्वतंत्रता अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था है दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानी जाती है। तो ये हो जाएगा बी। तो ऑप्शन बी, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, खाद्यान्नों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया? आपके ऑप्शन है 1944, 1964, 1974 या फिर 1954। खाद्यान्नों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया? तो खाद्यान्नों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जिस वर्ष शुरू किया गया पहले दोस्तों, वो था 1974। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, वह विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है, ब्रटलैंड आयोग का केंद्र बिंदु था। एक बार प्रश्न फिर से सुन लीजिए। वह विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है, ब्रटलैंड आयोग का केंद्र बिंदु था। सतत विकास, समन, आपदा प्रबंधन, क्षमता निर्माण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, तो वह विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है, ब्रटलैंड आयोग का केंद्र बिंदु क्या है? वो है दोस्तों बताइए, फटाफट से इसका आंसर दीजिए। जल्दी बताइए दोस्तों, वह विकास। तो दोस्तों ये हो जाएगा सतत विकास। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आज का लास्ट प्रश्न दोस्तों, सेबी की स्थापना की गई थी। सेबी की स्थापना कब की गई थी? आपके ऑप्शन है 1992, 1980, 1984 या फिर 1988। सेबी की स्थापना कब की गई थी? तो सेबी की स्थापना की गई थी प्यारे दोस्तों 1988 में। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आप और प्रश्नों को लगाना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर इंडियन इकोनॉमी के प्रश्नों को देख सकते हैं। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ। तो मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूँ तो टूट जाते हैं पत्थर के चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जाए से शीशा तलाश कर। दोस्तों फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।